इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। एक बात सुनिए, जब आप ये कह रहे हैं कि मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया अभी तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए रास्ते में कोई ब्लॉक है, राइट? वो जो ब्लॉकेज है वो क्या है? वो ये है कि दोनों तरफ के दलीलें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। इसको देखें तो सामने वो खड़ा, उसको देखें तो सामने ये खड़ा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि खुदा के होने के दलाइल तो बहुत सारे आपने पढ़ लिए होंगे, न होने के दलाइल भी पढ़े कि नहीं पढ़े? किसी भी खुदा के होने का एविडेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब की इंटरप्रिटेशन हो, राइट? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसे खुदा के ऊपर बात करेंगे कि जो तमाम मजाहिब की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हो, कम से कम जो कॉमन इंटरप्रिटेशन है, डिटेल में जाए बगैर। हम ऐसे खुदा पर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, और ऐसे खुदा के न होने पर आपके पास आपने दलीलें पढ़ी हैं, तो क्या वो दलील है? कोई एक दो दे जरा। तो मैं चाहता हूँ कि एम्पिरिकल तो बहुत यानी कि समझे कि वेल डिफाइंड वर्ड है। इस टेस्टेबल थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि जब आप टेस्टेबल कह रहे हैं तो क्या मतलब है। क्योंकि जब हम कोई अभी ला के देंगे आपको आर्ग्यूमेंट, तो आप कहेंगे नहीं ये टेस्टेबल है ही नहीं। तो पहले वो बता दें टेस्टेबल का मतलब क्या होता है। चख के देख सकते हैं, सूंघ के देख सकते हैं, क्या मतलब टेस्टेबल का? आपको बिग बैंग का पता है? अरे यार नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ ना आपको। आप इसको साबित कर लीजिए पहले, वो पता होता रहेगा। हम साबित कर लीजिए। आपने अभी तक जितनी बातें बताई हैं उससे 10 बातें हमें आगे पता है। आप उसको साबित कीजिए कि अगर ये सिलसिला कहीं ना रुके तब भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, बावजूद है कि आप कंटिंजेंट हैं, और कंटिंजेंसी का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे इन्फिनिटली, आप तब भी मौजूद होंगे। इसको साबित कीजिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं एग्नोस्टिक इंजीनियर। यार ये एग्नोस्टिसिज्म को बदनाम करके रहेंगे सब एग्नोस्टिक लोग। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? हाँ बिल्कुल ठीक जी। मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप उनका आप पहले मुसलमान थे? जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे वही सवाल होगा भाई, हम एग्नोस्टिक से वही सवाल करें जो भी आपने सुना अभी, जो एग्नोस्टिक आए थे, कि एग्नोस्टिसिज्म के लिए जरूरी है ना कि आपने दोनों तरफ के दलाइल जान लिए हों। तो क्या आपने दोनों तरफ के दलाइल जान लिए? किन दोनों तरफ के? यानी एग्नोस्टिसिज्म में आपको क्या शक है? खुदा के मौजूद होने न होने में शक है ना? एग्नोस्टिसिज्म में कोई शक नहीं है, इस्लाम में शक है मुझे, तो इसलिए। तो फिर आप एग्नोस्टिक ना हुए ना, फिर आप एथिस्ट हो गए। नहीं, चले सही है। आप असल में एग्नोस्टिसिज्म की दो बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, काफी सारी टाइप्स होती हैं। चलिए आप हमें समझा दें, समझे हम मान लीजिए हमें नहीं पता, आप बताइए क्या है एग्नोस्टिज्म। जो होता है उसका मतलब ये होता है, एक वीक एग्नोस्टिज्म होती है जो कि ये व्यू पॉइंट असर्ट करता है कि जो आइडियोलॉजिकल थियोलॉजिकल जो मैटर्स है उनके बारे में जो सच्चाई है वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन हमें पता चल जाए, तो इसको वीक एग्नोस्टिज्म कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग एग्नोस्टिज्म इसको कहते हैं कि हमें किसी दिन पता भी नहीं चल सकता कि सच्चाई है क्या, यानी डाइटी यानी गॉड, खुदा, उसके बारे में हमें किसी दिन पता नहीं चल सकता। तो एग्नोस्टिज्म इटसेल्फ एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है। तो आप वीक हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं? मैं वीक एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा, वीक एग्नोस्टिक। तो इसका मतलब ये है कि सच्चाई आपको पता चल सकती है लेकिन अभी तक पता नहीं चली। अभी नहीं पता चली। अच्छा, सच्चाई अभी तक पता नहीं चली, उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने मसलन खुदा के मौजूद होने के दलाइल को देखा, कंघाला, और आपको उसके मुकाबले में दलाइल नजर आए जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर आपने खुदा के न होने के दलाइल को कंघाला, तो जो खुदा के होने के दलाइल थे वो कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आए, तो आपको लगा कि यार एट दिस स्टेज मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसे ही कुछ है। देखिए, मैं मुसलमान हूं तो मैं इस्लामिक गॉड की बात करूंगा, यानी अल्लाह की बात करूंगा। मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपने दलाइल दोनों तरफ के देख लिए जो एक दूसरे को डिफाई कर रहे हैं? मैंने इस्लाम के दलाइल देखे और उनको देखा और उसके बाद अपनी पोजीशन को तो खुदा के न होने के कोई दलाइल आपने नहीं देखे? खुदा के होने के दलाइल या खुदा के ना होने के दलाइल? हाँ। एग्नोस्टिक पोजीशन क्या है कि खुदा भाई, एग्नोस्टिक आप जब ही बनेंगे ना, एक बात सुनिए, जब आप ये कह रहे हैं कि मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया अभी तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए रास्ते में कोई ब्लॉक है, राइट? वो जो ब्लॉकेज है वो क्या है? वो ये है कि दोनों तरफ के दलीलें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं।
इसको हाँ। देखे तो सामने वो खड़ा, उसको देखे तो सामने ये खड़ा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, तो अच्छा, अब आप, हाँ, तो अब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि खुदा के होने के दलाइल तो बहुत सारे आपने पढ़ लिए होंगे, न होने के दलाइल भी पढ़े कि नहीं पढ़े? ना होने के खिलाफ जो दलाइल है वो पढ़े हैं, हाँ जी पढ़े हैं बिल्कुल। और एक न चीज होने होती के, है, न होने के, एक चीज होती है फिलोसफी में जिसे एक मिनट, कहते हैं ओक्कम रेजर होता है जी, ओक्कम मैं रेजर होता है। मैं सिर्फ से मैं समझना चाह रहा हूं, न होने के दलाइल आपने पढ़े या नहीं पढ़े? मैंने पढ़े हैं, ना होने के दलाइल भी ना पढ़े होने के हैं, दलाइल, होने ठीक के है, दलाइल भी पढ़े हैं। ठीक ठीक, मैं ये पिछली देर से मैं ये पूछ रहा हूं, आप अगर इसका जवाब दे टाइम बच जाता जी। तो अब आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, फिलोसॉफिकल पोजीशन होती है, फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ओक्कम रेजर। ओक्कम रेजर का मतलब होता है कि आप वो जो के मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं जो कि सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन किसी चीज की है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद हो तो उसमें जो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होगी वो आप उठाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस्लाम छोड़ता हूँ, इस्लाम के खुदा को मैं अपनी लॉजिक की वजह से मैं छोड़ देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके हिंदुइज्म भी जाके पढ़ूं और उसके बाद मैं जाके बाकी रिलीजन भी पढ़ूं तब जाके मैं कहूँ कि नहीं खुदा का वजूद नहीं है, क्योंकि एक हिंदू आके उठ के कहेगा कि यार आपने हमारे बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, यू सिंपली जस्ट अप्लाई ओक्कम रेजर ऑन दैट कि यार मुझे ये वाला सही नहीं लग रहा, इन सारे एविडेंस से मुझे लग रहा है कि खुदा नहीं है, तो इसकी वजह से मैं एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन लेता हूँ कि खुदा है ही नहीं। जब नहीं, दिस इज एग्नोस्टिक पोजीशन है कि अगर खुदा है, वीक एग्नोस्टिज्म ये है कि अगर वो खुदा है तो शायद किसी दिन हमें पता चल जाए, कोई सबूत आ जाए तो हम मान लेंगे, अभी नहीं है तो हम नहीं मान भाई अगर अभी नहीं है तो कोई भी खुदा नहीं है ना, अभी कोई एविडेंस नहीं है उसके होने का, अभी उसके किसी भी खुदा के होने का एविडेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब की इंटरप्रिटेशन हो, राइट? हाँ, नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे खुदा के ऊपर बात करेंगे कि जो तमाम मजाहिब की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हो, कम से कम जो कॉमन इंटरप्रिटेशंस हैं, डिटेल में जाए बगैर। हम ऐसे खुदा पर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, और ऐसे खुदा के न होने पर आपके पास, आपने दलीलें पढ़ी हैं, तो क्या वो दलीलें कोई एक दो दे जरा? अच्छा, मैं आपको ऐसे खुदा के होने की दलील, ना होने की कोई दलील दें कि जो जिस पर आम मजाहिब मुत्तफिक हो, जिस इंटरप्रिटेशन पर। सारे मजाहिब मुत्तफिक हो। मैंने आम मजाहिब कहा, सारे नहीं कहा। जैसे मसलन क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, ये कम से कम इस बात पर जबानी ही तौर से सही, क्रिश्चियनिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मुत्तफिक है भाई खुदा एक है, ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, ऑल मर्सीफुल है, ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है, वगैरह वगैरह। टॉकिंग अबाउट अब्राहमिक गॉड। मैंने आम मजाहिब बोला ना, आम मजाहिब बोला, तो ठीक है। अब इस पर जो है, इसके न होने पर आपके पास अगर कोई दलील हो तो वो दीजिए। हाँ, मेरे पास इसकी दलील ये है कि इसमें एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। इसका आर्गुमेंट ये है कि आप किसी एक इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, उसने आके आपको बात बताई और आपने उसकी बात मान ली और उस खुदा को मान लिया आपने, क्योंकि उसने आके कहा कि मुझे खुदा ने मेरे पे वही नाजिल की है और ये बातें उसने की है और आपने मान लिया। उससे आपने कोई सबूत नहीं मांगा कि क्या है क्या नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि खुदा के होने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस की जरूरत है? यस, ओके, अच्छा, टेस्टेबल एविडेंस की जरूरत है, एम्पिरिकल टेस्टेबल एविडेंस की जरूरत है। चलिए, टेस्टेबल का भी इजाफा कर लें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि खुदा के होने, यानी खुदा को हम देख सकें जब मानेंगे, खुदा को हम टेस्ट कर सके, मसलन ये है कब इसको टेस्ट कर रहे हैं, बजा बजा के देख रहे हैं कि हाँ ये है मेरे हाथ में कुछ, तब मानेंगे, यानी इस तरह का खुदा आपको चाहिए? मुझे चाहिए वाली बात नहीं है, मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस क्या है? एविडेंस की बात कर रहा हूं। एग्नोस्टिक साहब, आप गोया ये क्लेम कर रहे हैं कि किसी भी वजूद का, किसी भी एग्जिस्टेंस का जो है वो उसी वक्त इकरार किया जाएगा जबकि वो टेस्टेबल हो, टेस्टेबल एग्जिस्टेंस हो उसकी। यस, ठीक है, यानी गोया के वजूद वही है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद। हाँ, टेस्ट का मतलब कि ये जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है इनका, ठीक है, इसकी बेस पे जो है आप चीजों को के वजूद को इफर्म करेंगे। अगर कोई चीज उस दायरे से बाहर हो तो गोया कि वो वजूद नहीं है आपके नजदीक, ऐसा ही है ना? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो नहीं, अभी तो आपने कहा, फिर आप ये भी कहें कि
खुदा के ताल्लुक से तो आप ये बात नहीं कह रहे हैं। सर खुदा के बारे में तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे दलील चाहिए, ऐसा एविडेंस चाहिए जो टेस्टेबल हो और ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो। हाँ तो मान लेंगे ना उसको, जब टेस्टेबल होगा, टेस्ट कर लिया जाएगा तो मान लेंगे। नहीं तो पहले इस पे इससे पहले एग्नोस्टिक साहब इस पे जो है बात होगी कि क्या वजूद जो है वो सिर्फ इसी जो आप बता रहे हैं मेथड, उसी मेथड के अंदर आती है, या वजूद का इस बात इसके बाहर से भी हो सकता है? या तो आप कहें कि नहीं इसके बाहर से भी हो सकता है, तो फिर हम कोई भी फिर दलील ला के दे सकते हैं। फिर आपका ये लिमिट करना कि नहीं ये दलील इसके अंदर की होनी चाहिए, फिर ये दुरुस्त नहीं है। या फिर आप कहें कि नहीं कोई भी जो वजूद होगा वो इसी दलील से साबित होगा। दोनों में से कोई एक बात माने आप। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा कि टेस्टेबल हो, किसी भी तरह टेस्टेबल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो साइंटिफिक। आपने ऑब्जर्वेशन की कैद लगाई, पहले ऑब्जर्वेशन फिर टेस्टेबल आपने कहा था। मैंने ऑब्जर्वेशन की कैप नहीं लगाई, मौलवी साहब ने ऑब्जर्वेशन की बात की है। लेकिन भाई आपने खुद ही कहा एम्पेरिसिज्म। चले सही है, आप टेस्टेबल सिर्फ ले ले, ठीक है, किसी भी तरह टेस्ट नहीं, आप कुछ भी मेरी तरफ गढ़ दे और कह रहे चले सही है। आप खुद बोला आपने एम्पेरिकल। अच्छा मैंने मतलब एग्नोस्टिक साहब आपका क्राइटेरिया क्या है ये खुद अभी तक तय नहीं है। नहीं आप बीच पे नहीं बोले, मैं मौलवी साहब से बात कर रहा था, आप बीच नहीं वो भी मौलवी साहब है भाई, वो भी मौलवी साहब है। मेरी फोटो देख के नहीं लग रहा मैं मौलवी साहब नहीं आप है मौलवी साहब, लेकिन ये जरा डेंजरस मौलवी साहब, इसलिए आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे। नहीं चले मैं बात उनसे कर लेता हूँ, फिर एक इंसान से बात कर लेता हूँ। आप मुझे बता दे किससे बात करी, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हम दोनों ही बात करेंगे, पूरा पैनल यहाँ मौजूद है। आप पैनल से बात करने के लिए आए हैं। चले आप टेस्टेबल, तो आपने एम्पेरिकल का लफ्ज आप वापस ले लिया। नहीं एम्पेरिकल हो या टेस्टेबल हो, इन दोनों में से कोई भी हो, आई एम ओके विद दैट, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो जी आसिम भाई आप कुछ कह रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि एम्पेरिकल तो बहुत यानी कि समझे कि वेल डिफाइंड वर्ड है। इस टेस्टेबल थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि जब आप टेस्टेबल कह रहे हैं तो क्या मतलब है। क्योंकि जब हम कोई अभी ला के देंगे आपको आर्ग्यूमेंट, तो आप कहेंगे नहीं ये टेस्टेबल है ही नहीं। तो पहले वो बता दें टेस्टेबल का मतलब क्या होता है। चख के देख सकते हैं, सूंघ के देख सकते हैं, क्या मतलब टेस्टेबल का। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पे। टेक एग्जांपल के एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन है कि एक पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जो कि इन यूनिवर्स को मतलब क्रिएट करता है। पैरेलल यानी मल्टीवर्स की एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम उसको अभी हम मान नहीं रहे, बस इट जस्ट एन स्पेकुलेशन। जब कोई टेस्टेबल एविडेंस आ जाएगा मान लेंगे, जो उसका टेस्टेबल होगा उसी तरह का टेस्टेबल एविडेंस। तो ये गोया आपका टेस्टेबल एम्पेरिकल ही है और कुछ नहीं है। हाँ यही बात है ना, आपने टेस्टेबल को डिफाइन एम्पेरिकल से कर दिया। नहीं आपने अजर्ट किया ना अभी, क्या नाम है तो भाई आप डिफाइन कर दिए ना कि टेस्टेबल का मतलब मेरे नजदीक ये है। आप कोई एविडेंस जो आपके दिमाग में आर्गुमेंट है आप लेकर आए, मैं फिर बताऊंगा कि वो टेस्टेबल। लफ्ज आपका लेकर मैं आऊं, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तो यकीनन उस लफ्ज की जो पूरी डेफिनेशन है वो आपके जहन में होगी। जब ये आपने कहा या तो एम्पेरिकल हो या टेस्टेबल हो, और टेस्टेबल का लफ्ज आपने बाद में ऐड किया एम्पेरिकल के बाद, तो कोई ना कोई उसके पीछे मकसद होगा उस लफ्ज के इस्तेमाल करने का, तो वो आपको पता होना चाहिए ना मेरे भाई। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आपको तो वो क्या है? नहीं मिसाल नहीं, आप उसको डिफाइन करें, आप उसको डिफाइन करें। वो मिसाल इस पर सादिक नहीं आ रही। आपने कहा कि हम इसलिए नहीं मान रहे मल्टी यूनिवर्स क्योंकि अभी उसको टेस्ट नहीं किया। भाई टेस्ट कैसे करेंगे बताइए, कैसे होगा? एक काम करता हूँ, आपको मैं सारा बता देता हूँ कि टेस्टेबल क्या होता है। एक मिनट अभी रुक जाइए, वो आप बताएंगे। अभी रुक जाइए, मल्टीवर्स थ्योरी को आप जब मानेंगे जब उसका टेस्ट हो जाएगा, तो कैसे होगा उसका टेस्ट? क्या आपके नजदीक उसका मेयार है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? ये तो साइंसदान नहीं बता सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस वक्त। वाह भाई, यानी आप मानेंगे जब टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे, साइंसदान करेंगे। मैं खुद टेस्ट करूंगा। अभी तो आपने कहा साइंसदान बताएंगे, तो साइंसदान अगर किसी साइंटिस्ट ने, या हो सकता है मैं कल को करके उस चीज को टेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास तो यानी साइंसदान की बात नहीं मानेंगे? साइंसदान की बात मानूंगा, हो सकता है मैं की बात मानेंगे ना, एक्सपर्ट की बात मानेंगे, खुद टेस्ट नहीं करेंगे या खुद करेंगे? सुन लेना बात सुन लेना। अब अगर मैं एक लैब में काम कर रहा हूँ, साइंसदान ने मुझे बताया कि रजिस्टर में से इतना करंट गुजारे तो इतना वोल्टेज, या इतना वोल्टेज हो तो इतना करंट गुजरता है, ठीक है। अब साइंसदान ने करके मुझे बताया, मैंने वो टेस्ट कर लिया लैब में, जिस तरह से उसने बताया रिप्रोड्यूसेबल वो चीज है, ठीक है। अब आप खुद टेस्ट करेंगे मल्टीवर्स का? यार अगर कोई साइंसदान आके मुझे बता देगा, हो सकता है कि मैं अगर अपनी लैब में सेटअप कर सकता हूँ मल्टीवर्स का, तो मैं कैसे करेंगे? उसका क्या मेयार आपके नजदीक है वो बताइए। कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, क्या लॉजिक करें, कोई रीजन कुछ भी, मतलब यानी इसका मतलब अकली बुनियादों पर आप कर सकते हैं, एम्पेरिकल जरूरी नहीं है। हाँ अकली बुनियादों पे कर सकते हैं, लॉजिक इज आल्सो
लॉजिक इज आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो लॉजिक की बेस पे ही होते हैं, तो आप उस पे अच्छा, भी कर तो सकते हैं, फिर mathematics पूरी base इसका पे। मतलब ये हुआ कि अगर अकली बुनियादों पर ये खुदा का वजूद साबित हो जाए तो ये जरूरी नहीं है ठीक कि है, आप, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप फिर एम्पेरिकल एविडेंस की डिमांड करें, राइट? हाँ ठीक है, नहीं ठीक। जरूरी। जी आसिम भाई। जी। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास तो इतने आर्गुमेंट है कि बात करें तो पूरी रात हो जाए। हाँ। चले मैं बहुत सिंपल सा एक आर्गुमेंट पूछता हूँ आपसे। आप जो है वो कंटिंजेंट हैं, यानी आप जो है वो यानी खत्म होने वाले हैं या हमेशा रहने वाले हैं? मैं खत्म होने वाला, मेरी मतलब यानी जो डिपेंडेंट हैं आप, डिपेंडेंट हैं? हाँ, जिस्मानी जिंदगी है वो खत्म होने वाली है, आप बिल्कुल। डिपेंडेंट हैं ना? हाँ ठीक है, तो ये आप जिस पे डिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट होगा। हाँ बिल्कुल। चल, तो ये डिपेंडेंट की सीढ़ी कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, किसी ऐसे पिलर पे तो रुकेगी जो इंडिपेंडेंट हो। जरूरी थोड़ी है। जरूरी है? नहीं जरूरी है तो फिर आपका एग्जिस्टेंस यहाँ पे हो ही नहीं सकता। विद इन दिस टाइम एंड स्पेस तो हम जाएंगे तो हम, अगर आप कहें कि कोई इंडिपेंडेंट उधर पिलर नहीं है खड़ा हुआ जो सारे डिपेंडेंट को संभाले हुआ है, तो फिर आप आए कहाँ से? बिग बैंग की थ्योरी का पता है आपको? भाई ये सब बचकाना बातें हो गई, थ्योरी का पता है ये? नहीं, आप नहीं, सीधा आप इसका आंसर करें कि जो डिपेंडेंट है वो अगर कहीं इंडिपेंडेंट पिलर पे नहीं रुकेगा तो क्या आपका एग्जिस्टेंस यहाँ पे होगा? हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ, इसको साबित करें। आपको बिग बैंग का पता है? अरे यार नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ ना आपको। आप इसको साबित कर लीजिए पहले, वो पता होता रहेगा, हम साबित कर लीजिए। आपने अभी तक जितनी बातें बताई हैं उससे 10 बातें हमें आगे पता हैं। आप उसको साबित कीजिए कि अगर ये सिलसिला कहीं ना रुके तब भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, बावजूद है कि आप कंटिंजेंट हैं, और कंटिंजेंसी का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे इनफिनिटली, आप तब भी मौजूद होंगे। इसको साबित कीजिए। नहीं, मैं नहीं हो सकता। अगर इन्फिनिटी चलता रहेगा तो फिर नहीं हो सकता। तो यार ये बात आप पहले मतलब कह कहीं ना कहीं जो है कोई इंडिपेंडेंट पिलर है। वो पॉइंट सही मतलब समझ नहीं आ रही थी ना उनकी, तो सही नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप यानी कि डू यू एग्री के कोई ना कोई इंडिपेंडेंट पिलर है जो ये सारे, जिस पे ये सारे डिपेंडेंट जो है वो जो इवेंट्स है वो उस पर टिके हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट पिलर है। तो फिर एक इंडिपेंडेंट पिलर साबित हो रहा है, दैट इज गॉड। हाँ, वो मेरी नजर में बिग बैंग है, आपकी नजर में गॉड है। ठीक है। नहीं, आपकी नजर में बिग बैंग तो खुद भाई एक इवेंट है। इवेंट है ना, इवेंट गॉड है। बिग बैंग के बाद बिग बैंग तो खुद डिपेंडेंट एक इवेंट है भाई। बिग बैंग के बाद ही टाइम, आप कैसे साबित करते हैं कि वो डिपेंडेंट इवेंट है? क्या आपको पता है? क्योंकि भाई वो एक इवेंट है, एक टाइम फ्रेम में वो एक इवेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिंजेंट है। अगर वो कंटिंजेंट नहीं होता तो वो उसी स्टेटस में रहता। वो अगर कंटिंजेंट नहीं रहता तो वो उसी स्टेटस में रहता। अगर बिग बैंग कंटिंजेंट नहीं होता तो आप जो है वो उस इवेंट्स के पार्ट कैसे बनते? आप बन ही नहीं पाते। सर, आपकी बात को मैं स्टीलमैन कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो बिग बैंग है वो भी किसी टाइम और स्पेस में हुआ है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आपकी बात अभी आपने ये बात की है। नहीं, वो कंटिंजेंट है। बिग बैंग भी जो है वो एक, बात ये हो रही है कि बिग बैंग जो है वो खुद कंटिंजेंट है। अगर वो कंटिंजेंट ना होता या डिपेंडेंट ना होता, इंडिपेंडेंट होता, तो वो कभी चेंज ना होता, उसके अंदर कोई मजीद इजाफा, कमी बेशी कुछ ना होती, वो अपनी जगह रहता। हाँ, लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि ये किसी चीज का आपने ये आपने खुद ही डिफाइन किया ना, आपने कहा कि मैं खत्म होने वाला हूं। अच्छा जी, खत्म होने का क्या मतलब है जी? मैं कंटिंजेंट हूं इसलिए मैं खत्म होने वाला हूं। तो बिग बैंग भी होकर खत्म हो गया, राइट? तो इसका मतलब बिग बैंग भी कंटिंजेंट हुआ, इंडिपेंडेंट तो न हुआ। तो बिग बैंग को आप इंडिपेंडेंट कैसे मान रहे हैं? अच्छा, चले मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि आप कह रहे हैं बिग बैंग डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। पोजीशन क्लैरिफाई कर दो मुझे। भाई डिपेंडेंट है ना, वो कंटिंजेंट है। जो बिग बैंग को अगर मान भी लें आप, आपकी बात मान ली, बिग बैंग डिपेंडेंट है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है, किसी और फोर्स ने बिग बैंग किया, और उसको आप कह रहे हैं कि ये वो फोर्स जो है वो खुदा की फोर्स नहीं, इसके लिए कॉज का आप लफ्ज इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा, फोर्स से ज्यादा। कॉज का लफ्ज आप, किसी कॉज ने बिग बैंग कॉज किया, ठीक है, वो खुदा की जात है। इससे आपका खुदा कैसे साबित होता है? वो रिलीजियस गॉड जो अल्लाह है। अभी तो हमारा सिर्फ एक वजूद साबित हो गया ना।
मतलब एक इंडिपेंडेंट वजूद साबित होंगे। अभी तो एक क्वालिटी उसकी साबित हुई है, अभी धीरे धीरे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। पहली सीढ़ी तो माशाल्लाह आपने हमारे साथ तय कर ली कि आपने एक इंडिपेंडेंट बीइंग के आप कायल हो गए। ठीक है, ठीक है, हो गए नहीं, एक मिनट, ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है या हो गए? मैं आर्गुमेंट समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बात समझ। तो इसका मतलब अभी नहीं हुआ है, तो आर्गुमेंट समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जब आप भाई जो मुझे सुन बिग लीजिए, बैंग, जब बिग बैंग आपने खुद मान लिया कि बिग बैंग डिपेंडेंट है, तो उसके पीछे जो कॉज होगा वही इंडिपेंडेंट होगा। तो एक इंडिपेंडेंट कॉज के जिसको हम खुदा कहते हैं, आप उसके वजूद के कायल हैं कि नहीं? किसी कॉन्शियस वजूद के कायल जरूरी नहीं तो नहीं है वो अभी उसको कॉन्शियसनेस का भी हाँ। छोड़ दें, अभी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वजूद के कायल हैं कि नहीं। इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है भाई वो आप बात सिर्फ देखेंगे बाद में। अभी हम साबित करेंगे। आप इस इंडिपेंडेंट वजूद के एग्जिस्टेंस के कायल हो गए कि नहीं हो गए? क्यों इतना डर लग रहा है? मैं मान गया हूं आपकी बात, ठीक है, कायल हो गया, मैं आगे बढ़े आप। नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे तभी बढ़ेंगे। हाँ, आपको अगर कोई शक है या एतराज है तो एतराज कीजिए अभी। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उससे पीछे क्या है, ना किसी साइंसदान को भी नहीं पता कि उससे पीछे भाई क्या है। हम तो क्या की बात, हम कॉन्शियस उसको वजूद को एक मिनट, साइंस मुझे सुन लीजिए, अभी जो भी आपने कहा ना कि किसी साइंसदा को भी नहीं पता, साइंसदा को कैसे पता चलता है? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से पता चलता है ना। आप तो खुद ही ये मानकर आ रहे हैं कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का होना जरूरी नहीं है खुदा को जानने के लिए, तो साइंसदा की बात कहां से आई? देखिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो होती है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर भी इवन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन साइंटिफिक स्पेकुलेशन भी कोई चीज होती है जो कि आप लॉजिक से, वो स्पेकुलेशन भी भाई ऑब्जर्वेशन ही के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर स्पेकुलेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना, या जहन में एक आइडिया आया बस जड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो पूरी साइंस इंपेरिसिज्म के ऊपर डिपेंड करती है उसको कहकर आ रहे हैं कि नहीं, इंपेरिकल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, अकली बुनियादों पर मैं कबूल कर लूंगा। अब हमने आपको अकली दलील देनी शुरू की, तो आपने कहा कि साइंटिस्ट को क्या पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, फिर आप दोबारा साइंटिस्ट पर आ गए। तो ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं तो और क्या है भाई? नहीं, मैं सर्कुलर रीजनिंग नहीं अप्लाई कर रहा, आप जरा इस जगह पे पॉइंट समझिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता हो सकता है कि उससे पहले कोई जो इंडिपेंडेंट, चले मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कैसे पता हो सकता है? अभी आपको दलील दी ना पता होने की, अभी तो दलील दी कि कैसे पता हो रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं, आप काइंडली इससे आगे बात लेकर चले या फिर बात चले। वो कोई एक इंडिपेंडेंट कॉज है, ठीक है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि आप बिग बैंग को मान रहे हैं? तो बिग बैंग जो है वो एक टाइम फ्रेम में हुआ है, मतलब उसका एक आगाज है, एक बिगिनिंग है उसका। उसके बिगिनिंग को आप मानते हैं बिग बैंग के, या वो इटर्नल है बिग बैंग? मानता हूँ उसकी बिगिनिंग को, हाँ मानता हूँ उसके बिगिनिंग को मानते हैं। चलो, तो अब इससे ये पता चला कि वो जो कॉज है, जो एक इंडिपेंडेंट कॉज है, उसने इसको बिगिन कभी किया है। या तो अब ये मानेंगे कि वो कॉज जो है, वो जो इंडिपेंडेंट कॉज है, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगा, उसके पास जो है कॉन्शियसनेस नहीं होगा, और ये बिग बैंग जो है उससे ऐसे ही आ गया है, जैसे समझे कि आप आग से जो है गर्मी आती है। एक आग होता है, वो कॉज करता है, उससे जो है वो आग होता है, उससे गर्मी आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब जहां होती है वहीं आ जाती है ना। तो अगर आप ये मानेंगे तो फिर इसका मतलब ये मानना होगा कि इसका भी कोई बिगनिंग नहीं है, हालांकि अभी आपने कहा कि इसका बिगनिंग है। तो मतलब इसके पीछे जो इंडिपेंडेंट कॉज है उसके पास एक विल और इरादा है कि उसने इसको बिगिन किया है कभी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो वो तो हमेशा से होगा, इटर्नल होगा। और ये तो इटर्नल है नहीं, ये तो इटर्नल है नहीं, क्या? और ये इटर्नल है नहीं, हाँ, तो ये तो इटर्नल है नहीं, ये तो एक 14 कुछ पॉइंट बिलियन। अल्फाज में एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब, इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर उस इंडिपेंडेंट कॉज को आप कॉन्शियस बीइंग नहीं मानेंगे, तो जो बिग बैंग का इवेंट है, जो डिपेंडेंट है, जो टाइम बाउंड है, उसको भी टाइमलेस होना पड़ेगा, जिस तरह वो इंडिपेंडेंट कॉज टाइमलेस है। ठीक? अगर और अगर आप, या फिर आप उस इंडिपेंडेंट कॉज को भी डिपेंडेंट मानेंगे, टाइम बाउंड मानेंगे, जिस तरीके से आपने बिग बैंग को डिपेंडेंट माना है। ठीक है।
और ये फैलेसी है, क्योंकि अभी आप उसको इंडिपेंडेंट कॉज मान के आए तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक, यहां तक मान लिया। ठीक है, उसका तो कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। ठीक है, अब ये साबित हो गया कि एक सुप्रीम बीइंग जो इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है, उसका होना जरूरी है हमारे वजूद के लिए। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसका कॉन्शियस होना जरूरी है। हम्म। ठीक है, वो कोई इवेंट कोज करता है। ठीक है, यही बात है आपकी। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या वो बीइंग जो है वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये मेरा सवाल है। भाई वो ये मैं सवाल इंडिपेंडेंट, करना वो चाहता डिपेंडेंट नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है तो वो कॉज एंड इफेक्ट से तो बाहर ही होगा, वो तो कॉज से बाहर होगा ना अपने, हूं। ये वो तो बस आप इफेक्ट करता है ना। एक मिनट, ये तो आप अकली नहीं, दलाइल पे आप पहुंच भी रहे यही हैं। कह रहे हैं, आप भी यही मानकर आए हैं, क्योंकि अगर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम में डालेंगे तो फिर आप मौजूद नहीं हो सकते। अभी आपने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला इन्फिनिटली नहीं चल सकता, वरना मैं मौजूद नहीं हूंगा। अभी आप मानकर आए हैं, उससे उससे पलटिए मत। ठीक है, मैं आपकी बात से, मैं उससे नहीं पलट रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ कि क्या जी। वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर बाहर है? ये तो आपने जब उसको मान लिया कि वो इंडिपेंडेंट है तो उसी वक्त आपको ये भी मान लेना चाहिए कि वो कॉज एंड इफेक्ट के इस जो है वो मैं तो साइकिल से अच्छा, बाहर है। ये तो खुद ब जो खुद आप हो गया, जवाब फिर आपका ये पूछना मतलब। जी चलें। जो आप जवाब देंगे तो ना, मैं उसको मान लूंगा। जो आप जवाब देंगे चलें, ना, मैं उसको मान लूंगा। दो चीज हो गई, दो चीज साबित हो गई कि एक इंडिपेंडेंट कॉज है और वो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस रखता है, कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस। ठीक है। ठीक है, और क्या वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर है? वो कॉज से बाहर है, वो इफेक्ट बस करता है। वो बस इफेक्ट करता है, वो कोई मतलब हाँ, कि वो कोई उसका उसका कोई कॉज कॉज उसका नहीं है, कोई cause सारे कॉज जो है ना, उसका। सारे कॉज जो है, हाँ, सारे इफेक्ट जो है वो उससे ही है, लेकिन ठीक उसका है, कोई जो है कॉज नहीं है। ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है। इंडिपेंडेंट बीइंग है, उसका कोई कॉज नहीं है, उसको किसी ने कॉज नहीं किया, वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है। यानी वो कोई भी काम जो कॉज एंड करता है। इफेक्ट नहीं, आप बार बार फैलेसी कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं, वो इफेक्ट करता है, तभी तो हम यहाँ पे हैं। आप उसने जो बता है दें, तख्लीक की, उसने आप जो मुझे है वो बता दें मैं इवेंट। कौन सी फैलेसी कर रहा हूँ, काइंडली मुझे मुझे भी थोड़ा पता चले अब कि मैं मैं आपको बार मुझे बार मालूम कह रहा हूँ कि वो कॉज, उसका कोई कॉज नहीं है, वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, ठीक है। उसका कोई कॉज नहीं है लेकिन वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, तो फिर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है, कॉज एंड इफेक्ट से आप बाहर है कर। आप मुझे डिफाइन करेंगे कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? अरे यार नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही ना इनकी बात की कि वो अफेक्ट करता भैया, है सिर्फ, वो आप cause अपने नहीं माँ बाप के इफेक्ट हैं, आपके माँ बाप आपके कॉज हैं। करता। हाँ हाँ, ये है, दैट्स इट, बिल्कुल सही। बस सिंपल सी बात है ना। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि समथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, मतलब पहले कुछ हुआ, उसके बाद कोई चीज होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे मेरा सवाल है, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या मैं जब कोई बुरा काम करता हूँ उसके बदले मुझे दोजख मिलेगी? अरे भाई, अब कहाँ कूद के आप जा रहे हैं, नहीं अभी नहीं तो नहीं हम नहीं लोग वजूद है, नहीं, सवाल अभी अरे तो हम अभी सवाल लोग क्या? खुदा अभी के बात वजूद कर पे रहे बात हैं, कर रहे थे। अरे मैं आपके खुदा को अभी मान बात लिया, कर रहे हैं बंद बात आगाज की, करना आप शुरू चले गए करो। इंतहा पे। अभी तो हम आगाज की बात कर रहे हैं, इंतहा पे कहाँ पहुंच गए? जन्नत मैं दोजख उस का तो इंतहा में मामला है। अरे यार, अच्छा, जी, जस्ट बियर विद मी फॉर एक थोड़ी सी देर के लिए ना, सिर्फ ये बात मुझे समझाए कि मैं कोई थोड़ी काम देर, यानी थोड़ी सी देर के लिए आपको बर्दाश्त करें, ठीक है, कर आप लेंगे। बर्दाश्त करें, बिल्कुल। मैं हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो। जी जी जी। देखिए, अब अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो फिर उसके हिसाब से मुझे उसकी सजा मिलती है, ऐसे ही है? बोलते रहे, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपको बस हाँ, बोलते रहे। हाँ, 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 ठीक है, इसका जवाब तो दे दें। नहीं नहीं, आप बोले फिर जवाब देंगे, क्विज कोई अरे खेल मैंने रहे। आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, आप काइंडली आप थोड़ा इसका जवाब आप दें मुझे अपनी तो। बात पूरी रखें, चूंकि अब मामला बर्दाश्त में चल रहा है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर, ठीक है। अब आप चलते रहे। अच्छा, हाँ, अगर मैं कोई काम करता हूं और उसके बदले में मुझे कोई सजा या जजा मिलती है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो काम है, यानी कोई खुदा मुझे सजा इस वजह से दे रहा है क्योंकि मेरा काम उसका कोज बन रहा है, उस अफेक्ट का कोज बन रहा है, उस रिजल्ट का कोज बन रहा है। ठीक है, तो खुदा फिर आप कैसे, जो इस्लामी आपका कोड है, काम उस रिजल्ट का, यानी दोजख में जाने का कॉज बन रहा है, ठीक है। कोज बन रहा है, तो फिर खुदा कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे? जो ठीक, अल्लाह है, जो खुदा हाँ, की जात है, वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे है फिर? वो सजा अल्लाह को मिल रही है, आपको मिल रही? मुझे मिल रही है। तो फिर आप ही हुए ना अंदर। अल्लाह को काहे को ला रहे हैं हाँ अंदर? हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ ना इस पे। अब मिसाल के तौर हाँ, पे मेरे एक यहाँ पे यानी मैंने, अपने अमल का नतीजा आप भुगत रहे हैं, ठीक। मेरी बात सुन ले, और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा हुआ। वाह भाई वाह। मेरे सामने गिलास पड़ा हुआ है, मैंने एक गिलास खाली था मेरे पास, ठीक है, मैंने उसमें पानी भरना शुरू किया, वो भर गया।
कोस क्या था, पानी भरना शुरू किया, इफेक्ट हुआ, ग्लास भर गया। तो अब ग्लास पे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कोस क्या है, मैं उसको कोस मतलब जो कोस है वो कुछ हो रही है, लेकिन कोस हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अब नहीं 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 नहीं, आप है कॉज, आपने पानी भरा, हाँ, और इफेक्ट ये है कि गिलास भर गया, ठीक। हाँ, ऐसे ही यहां पर आपने गुनाह किया, इफेक्ट ये है कि आप जलेंगे। हाँ, तो हाँ, फर्क मैं क्या हुआ? जलूंगा, जलाएगा कौन, जलाएगा कौन? अच्छा, अब आप ये कहें कि मैंने गिलास रखा हुआ है, मैंने इसमें पानी भरा, ठीक है, हाँ, मैं, और लेकिन इफेक्ट जो है वो आसिम इफ्तिखार, वो कॉज आसिम इफ्तिखार नहीं साहब नहीं, है। क्यों मुझे भाई? बताएं, जलाएगा कौन मुझे? यानी मैंने कोई भर गलत मैं काम? रहा हूं, भर रहा गिलास है, और कॉज हो गया आसिम इफ्तिखार साहब। अरे मेरे भाई, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जला कौन रहा है? अब उसको ऐसी इसी पानी वाली की मिसाल ले लें, हम्म, आपकी टंकी में पानी आ रहा है, ठीक। हम्म, अब आपने गिलास टंकी के सामने रखा हम्म, और वो पानी भर गया, ठीक है, हम्म, तो आप ये कहेंगे कि ये जो बैठा हुआ है ना बड़े वाले टंकी के ऊपर, जिसने टंकी बंद नहीं की, मेन जो हम्म, वाटर लाइन है, वो कॉज है इस गिलास के भरने का। भाई वो कॉज होगा कि ये आप कॉज होंगे कि आपने टंकी खोल के गिलास उसके नीचे रखा, अच्छा, या मैं वाटर अगर, सप्लाई, या वाटर सप्लाई कंपनी होगी कॉज। अच्छा, अगर कोई मिसाल, चले एक और मिसाल दे देता हूँ, आप मेरे ख्याल अच्छा, से मैं, ये वाली मिसाल फेल हो गई। नहीं फेल नहीं हुई, ये फेल नहीं हुई, असल में आप समझ नहीं पा रहे मेरी मिसाल को, या ये अब उतनी अच्छी मिसाल नहीं है जितनी कि आप हाँ, ये जो यही वाली बात है, ये सेकंड वाली बात ज्यादा सही अब है। अब अगर मेरे सामने चले, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक मुजरिम है, और वो कोई जुर्म करता है, ठीक है, और मैं उसको जेल में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब जेल में कौन बंद कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम क्या था जिसकी वजह से उसको जेल में बंद किया जा रहा है? वो कोस थी जिसकी वजह से उसको जेल में बंद किया जा रहा है। उसने कोई गलत काम किया था या उसने चोरी की थी, मैंने उसको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। तो अफेक्ट क्या है? अफेक्ट हो रहा है और कोज भी हो रहा है। कौन कर रहा है इसको भी फिलहाल छोड़ दें, बट कोज है और इफेक्ट है। मैं बाउंड हूं कोज और इफेक्ट से, यानी अगर वो कोई गलत काम नहीं करेगा तो मैं उसको जेल में भी बंद नहीं करूंगा। अगर कोई पीछे अच्छा, कोई ये चीज पूछे कि भाई अच्छा, इसको अब जेल में मैं, क्यों बंद किया, अच्छा, मैं इस एक मुजरिम सवाल को जेल आपसे, में क्यों बंद यही चलिए रुक जाइए, हालांकि ये मिसाल भी वैसे ही है पानी वाली, बल्कि उससे जरा किया? कम दर्जे की मिसाल है, लेकिन मैं अभी इस मिसाल की फ्लॉस को बयान करने से पहले एक सवाल आपसे ये पूछ लेता हूं कि ये जो इसी मिसाल के ताल्लुक से, एक आदमी ने जुर्म किया, ठीक, और अदालत में केस चला, मुल्क का कानून यह है कि उस आदमी को उस जुर्म की 5 साल सजा होगी, कम से कम मिनिमम 5 साल। अब क्या उसको जज को ये इख्तियार है कि वो उसको सजा न दे, जबकि कानून में लिखा है कि उसकी सजा मिनिमम 5 इयर्स है? जी, जज को इख्तियार नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, कानून में। नहीं है। जज मजबूर है, कानून में लिखा हुआ है कि 5 साल की हाँ, उसको सजा देगा, ठीक। हाँ, तो खुदा अब मजबूर कानून, नहीं, खुदा मजबूर नहीं है, वो यानी आपको खुदा चाहेगा तो माफ कर देगा, माफ कर देगा मुझे। आपको चाहेगा तो माफ कर देगा, यानी एक गुनहगार को चाहेगा तो माफ कर देगा। वो और ना करे, उसने अपने हाँ, ऊपर कोई चीज लाजिम कर ली, वो बात अलग है, लेकिन वो लाजिम कोई किसी ने बाहर से नहीं किया, जज के ऊपर लाजिम हुआ है बाहर से। कानून साज काउंसिल ने, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उसने जज को ताबे किया है कि ये है मुल्क का कानून, इसके मुताबिक चलेगी आपकी अदालत। खुदा के ऊपर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, उसने खुद ही कहा है कि वो जो चाहे गुनाह माफ कर दे। हाँ, शिर्क का गुनाह वो माफ नहीं करेगा। हाँ, और चले ठीक है, शिर्क का वो गुनाह माफ नहीं करेगा। अब इसी पे आ जाते हैं, शिर्क का गुनाह वो माफ नहीं करेगा। अब अगर ये कानून कहाँ से बना है, शिर्क का गुनाह वो माफ नहीं करेगा? तो कानून इसे खुद बनाया है, उसने खुद बनाया, ठीक है, उसने खुद बनाया। इसका मतलब है कि अगर मैं शिर्क करता हूँ और मैं दोजख में चला गया, ठीक है, खुदा ने मुझे, अब कोज क्या है? शिर्क, और इफेक्ट क्या है? दोजख में जाना। अगर मैंने शिर्क ना किया होता तो मैं दोजख में ना जाता। अब कोई पूछे कि हाँ भाई दोजख में क्यों हो? क्योंकि मैंने शिर्क किया था। इसका मतलब कि बाउंड हो गया कोज एंड इफेक्ट से। तो आप हुए ना, खुदा तो नहीं हुआ ना। खुदा तो खुद ही तो आप कह रहे हैं कि मैंने शिर्क किया इसलिए मैं गुनाह, तो शिर्क आपने किया ना, कॉज आप हुए ना। खुद ही कह रहे हो कि मेरा शिर्क करना कॉज है, खुद ही मान रहे हैं, फिर खुदा को बाउंड कर रहे हैं। नहीं, खुदा बाउंड इस तरह हो जाता है कि खुदा अगर मैं ना करता तो फिर वो ना भेजता मुझे दोजख में, लेकिन तो बाउंड आप ना करते तो भैया आप ही तो कॉज हुए ना। अरे इस पॉइंट की डेप्थ आप समझ नहीं पा रहे असल अजी में। बहुत इतना गहरा है कि ये तो नजर भी नहीं आ रहा है, इतना नीचे चला गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब
अगर वो मुझे अफेक्ट ये दे रहा है, सजा तो वही दे रहा है ना, अफेक्ट उसकी, बेशक कॉज मैं ही हूँ लेकिन सजा तो वही दे रहा है। कॉज आप है ना, कॉज आप है ना, कॉज मैं हूँ बस। लेकिन सजा तो वही दे रहा है ना। खुदा कॉज ना हुआ ना, कॉज एंड इफेक्ट से बाउंड तो हो गया ना खुदा। कॉज एंड इफेक्ट से बाउंड नहीं हुआ, उसका बनाया हुआ कानून वो ये कहता है कि आप अगर गुनाह करेंगे तो सजा दी जाएगी। ये उसका बनाया हुआ कानून है, उसका बनाया हुआ कानून है, वो खुद नहीं है उसका हिस्सा कॉज एंड इफेक्ट का। अब मैं वापस उधर आ जाता हूं। यहाँ ये तो ये नहीं, बिल्कुल एक बेकार सी गुफ्तगू ही, चूंकि इसमें आपको बर्दाश्त कर रहे थे आपकी वजह से। असल बात जो है वो ये है कि शुरू में, मुफ्ती साहब, हाँ, शुरू में आपने इस बात को तस्लीम किया कि हम एक ऐसे वजूद के जो कॉन्शियस बीइंग है उसके कायल हैं और जो इंडिपेंडेंट है। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए कि उस इंडिपेंडेंट का कोई कॉज है या नहीं है, आप इसको मानते हैं या नहीं? उस इंडिपेंडेंट का कॉज कोई है कि नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, ये इतनी गहरी बात ना करें कि हमें नीचे देखना पड़े कि यार गहराई से इस बंदे को निकाले कैसे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या मतलब? क्योंकि अगर होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। आप मान रहे हो इंडिपेंडेंट? चले मैं कह देता हूं कि उसका कोई नहीं है, ठीक है, नहीं है, उसका कह देता हूं नहीं, आपको कहना पड़ेगा, उसके बगैर बात चलेगी कैसे? इंडिपेंडेंट है तो कॉज नहीं है, और डिपेंडेंट है तो कॉज है। जब आपने उस इंडिपेंडेंट कॉन्शियस बीइंग को इंडिपेंडेंट मान लिया तो ये मानना पड़ेगा कि उसका कोई कॉज नहीं है, उसका कोई कॉज नहीं है, ठीक है, बात खत्म। उसी को हम अल्लाह कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना फिर। वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना, वो यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट है जो कि ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट नहीं, ये सबसे बड़ी जहालत है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई कॉज नहीं है, फिर खुद ही कह रहे हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर नहीं हुआ। वाह भाई वाह, वो मुझे सजा दे रहा है इस वजह से क्योंकि मैंने गलत काम किया, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉज और इफेक्ट उसके बनाए हुए हैं। आपका गुनाह करना और उसके नतीजे में सजा देना ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। वो खुद जिस चीज को उसने बनाया है वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलें, ठीक हो गया, बहुत हो गया। इंशाल्लाह अब बर्दाश्त का पैमाना इतना हो गया है कि वो कहीं लबरेज ना हो जाए। तो फिलहाल अगली मर्तबा आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। चले, सही है, ओके जी भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप मुसलमान हैं? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। पहले क्या थे? मुस्लिम। पहले मुस्लिम थे। कंफ्यूजन कब से शुरू हुआ? 6-7 महीनों से। क्यों हुआ? बहुत सारी चीजें थी, मतलब पता ऐसा लगता था कि मुसलमान बाय चॉइस हैं हम, मतलब बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है वगैरह वगैरह। तो मतलब फिर वही एक्सपैंड हो के फिर समझ में ही नहीं आता है। ओके, तो ये वाला सवाल तो हर चीज पर हो सकता है कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए बाय चांस हो कि बाय चॉइस हुए। हाँ, बट कोई सब्सटेंशिएटिव आंसर इसमें मिलता नहीं। खैर मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मुफ्ती साहब। मैं तो सवाल अहम है ना कि अगर आप मान लीजिए महज इस वजह से कि मैं बाय चॉइस नहीं हूँ, कि आप अपनी फैमिली पर सवाल उठा के छोड़ने के लिए तैयार है कि यार मैं चीजों पे ही सवाल, मैं अपने आप को एग्जैक्टली एक एग्नोस्टिक एथिस्ट नहीं बोलता हूँ, बट जो थीज्म के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और जो आर्ग्यूमेंट्स आपने, जैसे स्पेसिफिकली आपने डिबेट में जो क्वेश्चन पूछा था जावेद साहब से, उसके ताल्लुक से सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे। चलें, पूछें। तो आपने मुझे साहब आपने कहा था, जावेद साहब से आपने सवाल पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को, आवाज कट गई भाई। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं, चली गई इनकी आवाज। हाँ, अब आई। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, एक चीज पूछ लूं, आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं कि पाकिस्तान से? इंडिया। अच्छा, ठीक है, चलें। जी जी, तो आपने पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस क्या एक लॉजिकल फैलेसी है या नहीं है। और अक्सर आपके आर्गुमेंट्स में, और मुफ्ती साहब ने भी जो आर्गुमेंट्स डिबेट में प्रेजेंट किए थे, उसका कंक्लूजन यही निकल रहा था कि इन्फिनिट रिग्रेस एक लॉजिकल फैलेसी है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आपके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, तो फिर इवेंचुअली आप तक तो आना मुश्किल, मतलब आना पॉसिबल ही नहीं है ना। जी, बोले। जी,
तो लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है मुफ्ती साहब कि जो आप कह रहे हैं कि हम तक आना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट सिंपली ये है कि टाइम तो रिलेटिव है, टाइम तो ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की जो सनलाइट जो है उसको अर्थ में आने के लिए हमारे हिसाब से 8 मिनट लगता है, लेकिन क्योंकि लाइट जो आ रही है वो कुछ स्पीड ऑफ लाइट में आ रही है तो उसके लिए टाइम 0 है। तो सन को हमारे तक पहुंचने के लिए 8 मिनट हमें लगता है, हमारे हिसाब से सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर उसको कोई टाइम नहीं लगता है। तो इनफिनिट रिग्रेस में एक लॉजिकल सॉल्यूशन है। भाई वो टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि लाइट मुस्तकिल है, उसको आना जाना कहीं नहीं पड़ रहा है, यही कह रहे हैं ना? नहीं, आना पड़ रहा है, उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। वो ट्रैवल तो दुनिया को करना पड़ रहा है ना, लाइट तो अपनी जगह है। नहीं, लाइट मुफ्ती साहब एक बार इस पे आप, मैं चाहूंगा आप क्लैरिटी और भी ले लीजिएगा, दूसरे साइंटिस्ट को अगर आप जानते हो तो उनसे भी ले लीजिएगा कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन आई नो इसमें किसी साइंटिस्ट से द फास्टर यू मूव इन कॉमन फिनोमेना है कि टाइम रिलेटिव है, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, टाइम रिलेटिव। लाइट की स्पीड से नजदीक एक बात बताइए, सुनिए, होल्ड ऑन, एक जरा ब्रेक लगाएं। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने जावेद साहब से सवाल किया कि आपका कोई उस्ताद शायर होगा, फिर उनका कोई उस्ताद शायर होगा, ये सारे के सारे अलग अलग डायमेंशन के थे या सारे उस्ताद शायर इनके इसी डायमेंशन के थे? डायमेंशन से मुराद आपके यूनिवर्स है? हाँ, इसी यूनिवर्स में, इसी दुनिया में जहां मेरा और आपका टाइम है, या उनका टाइम कुछ और था, वो दूसरा वाला टाइम जो यूनिवर्स के बाद प्लैंक टाइम था उसमें थे, भाई इसी टाइम में थे ना? हाँ, लेकिन मैं जो रिलेटिव टाइम की बात कर रहा हूँ वो भी इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अब जब उनका और हमारा टाइम एक ही है और इसी टाइम में हम चलते चले जाएं इन्फिनिटली, तो अब मुझे बताएं कि जावेद साहब शायर हो सकते थे क्या? उसी एक टाइम को मान लेना, उसी इन रिलेशन टू वही टाइम जो रिलेटिव है जावेद साहब के लिए, वही रिलेटिव था उनके उस्ताद के लिए, वही रिलेटिव था एग्जैक्टली उनके उस्ताद के लिए, उसी तरह चलते चले जाएं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा टाइम उनका टाइम, वैसा कुछ है नहीं, मतलब टाइम ऑन इट सेल्फ कोई ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं, तो हमें ये कह ही नहीं सकते हैं। हूं, हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉज की बात कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। जावेद कह रहे हैं कि सुनिए, जावेद साहब का उस्ताद शायर जावेद साहब की जिंदगी में था, उनका दादा शायर उनकी जिंदगी में होगा, उनका परदादा शायर उनकी जिंदगी में नहीं होगा। इस तरीके से हम पीछे चलते चले जा रहे हैं, या पीछे भी ना जाएं, सब कुछ एक ही वक्त में। एक ही वक्त में जी, एक ही वक्त में सब कुछ नहीं, लेकिन ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो शायद बैक पीछे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो अब जाएं पीछे, चलते हैं आपके साथ, डेफिनेटली चलते हैं, हम भी बैठे, आप भी बैठे। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ये इन्फिनिट है, लेकिन क्या पता कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शायद 2 मिनट हो रहा होगा। क्या मतलब, ये क्या बात हुई भाई? मैंने बताया ना, जैसे सनलाइट जो है उसको बात है कि जो सन 1 की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ जावेद साहब के उस्ताद की बात हो रही है। वो उस्ताद सन में कोई बैठा है, इस दुनिया में बैठा हुआ है, जावेद साहब इस दुनिया में बैठे हुए हैं। जो टाइम जावेद साहब के लिए वही टाइम, वही टाइम उनके उस्ताद के लिए, वही टाइम उनके दादा उस्ताद के लिए, और हम पीछे चलते चले जा रहे हैं इसी सेम टाइम में, पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे तो इन्फिनिट रिग्रेस, इसको आप जो है इसको आप लॉजिकल करके बता दें। जी, आप बताता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि दुनियावी जिंदगी की बात कर रहे हैं आप, कि एक मेरी जनरेशन 60 इयर्स की है, फिर 60 इयर्स होगा, फिर 60 इयर्स वगैरह वगैरह होगा, लेकिन उसके बाद में एक टाइम आएगा जहाँ पे इंसान था नहीं, और फिर उसके बाद जो टाइम रहेगा क्या पता वो बहुत कम, आपको लग रहा होगा कि इनफाइनाइट हो, लेकिन फिर वो फाइनाइट हो सकता है, क्योंकि टाइम तो एब्सोल्यूट है नहीं। बोलते रहे तो मैंने हो गया ना, जैसे आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, जावेद साहब के उस्ताद चले जाइए, फिर उनके उस्ताद चले जाइए, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब पहला इंसान कोई होगा, या ह्यूमन स्पीशीज पहली बार बनी होगी, पहला शायर कोई होगा। पहला को तो माना ना, पहले को मान लिया उन्होंने, पहला शायर होगा, लेकिन पहला शायर तो दुनिया नहीं बनाई है उससे। हमने तो हम शेर व शायरी की बात कर रहे हैं, पहले जो वक्त था, उसके बाद पहला इंसान होगा। जी, पहला इंसान होगा जी। उस पहले इंसान से पहले कोई उसका कॉज होगा, हाँ, और उसका टाइम हमको पता नहीं होगा, हाँ, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है। वहां पे तो आप वहां पे आर्गुमेंट आप नहीं डाल सकते हैं। वेट, जो पहला कॉज होगा, जिसको हम फर्स्ट कॉज कह लेते हैं, उसको आप फाइनाइट मानते हैं कि इनफिनिट? इनफाइनाइट स्टेप्स हो सकते हैं ना,
मतलब मैं फाइनाइट कॉज के लिए मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, क्योंकि टाइम अगर आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नहीं है। भाई मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉज इन्फिनिट है। हाँ तो ठीक है, फिर तो हम अग्रीमेंट पे आ गए, तो फिर तो आप अपने आर्गुमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉज को, जिसको हम खुदा मानते हैं, हम तो उसको लामहदूद बोलते हैं। लामहदूद का मतलब इन्फिनिट है, वो टाइम और स्पेस में है ही नहीं, मुक़य्यद। इसमें एग्रीमेंट कहां हुआ? हम कहां गए उसे आर्गुमेंट के खिलाफ? हम ये कह रहे हैं, सुनिए, जावेद साहब का आर्गुमेंट ये था कि आप इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को ही इटर्नल और इन्फिनिट मान लो। क्यों मान ले भाई? वहां मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जैसे कि अभी आपने कहा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया ही को, इस यूनिवर्स को ही इन्फिनिट मानकर आप इसी को अपना कॉज मान लें। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम मेरे यहाँ पे आने से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स पहले लिए जा चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स लेने के बावजूद भी हम एक लॉजिकल लिए जा चुके हैं। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जैसे कि आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस से हो जाता है ना। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई हर एक कॉज का कोई कॉज ना हो, और फिर उसका कोई कॉज हो, फिर उसका कोई कॉज हो, तो हम यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। इन्फिनिट नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन जो फर्स्ट कॉज है वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि वो टाइम और स्पेस बाउंड नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉज पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टाइम, हाँ बोले, हाँ, फर्स्ट कॉज पर मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, और सभी का जो टाइम है वो। अभी आप फर्स्ट कॉज पर आ गए थे, अब आपने पलटी मार ली। नहीं, मैंने कहा कि फर्स्ट कॉज भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट रिग्रेस के आप जो कह रहे हैं कि वो एक फैलेसी है, उसके अगेंस्ट जो मैं आर्गुमेंट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसके ताल्लुक से कह रहा हूँ कि मेरे से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स रह चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स जस्टिफाइड है, क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए। खरी बोल रहे हैं आप। वही आप अपनी बात को बदल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैंने इनफाइनाइट रिग्रेस, देखिए सिंपल सी बात है, आपके पहले एक इंसान था, उससे पहले एक इंसान था, और इस तरीके से आप चलते चले जाएं। कहीं आप फर्स्ट कॉज पे रुकेंगे या कहीं रुकना नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। नहीं पता। आप इंसानों की बात करें तो पहला इंसान जरूर होगा। लेकिन मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉजेस की बात कर रहा हूं। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस की बात की हमने, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ ह्यूमन की बात नहीं की है। जी हाँ, नहीं पता उसको मैं नहीं बता सकता, एब्सोल्युटली नहीं बता सकता। फर्स्ट कॉज कहीं था या नहीं था? नहीं पता। अच्छा, क्यों नहीं पता? क्योंकि देखिए, एक आर्गुमेंट तो हो सकता है कि पहला कोई फर्स्ट कॉज था, उसके बाद में सारे अनकॉज कॉज था, उसके बाद में सारे कॉजेस हुए, वो ठीक है। लेकिन वही तो मैंने जो मैं आपको भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, तो वो तो जस्टिफाई कर सकता है ना इनफाइनाइट स्टेप्स को मेरे पहले। भाई कैसे, मुझे बताएं, समझाएं इसको। बट मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अब अगर मैं कहूँ मैं 60 साल पहले जाऊंगा तो मेरे एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल बाद जाएंगे, फिर एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल पहले जाएंगे, फिर एक पीढ़ी आएगी। अच्छा चलो, एक बात बताएं, टाइम के रिलेटिव होने के लिए आपका एग्जिस्ट करना जरूरी है या नहीं? मेरा एग्जिस्टेंस मतलब मेरा परसेप्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं आप कि सिर्फ टाइम रिलेटिव है मेरे? हाँ, तो मेरे रिलेटिव होने के लिए, किसी के भी रिलेटिव होने के लिए उसका एग्जिस्टेंस जरूरी है कि नहीं? जी। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट, आप कह रहे हैं अगर स्पेस एग्जिस्ट ना करता हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? ये मैं कह रहा हूं कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट ना करती हो, ना मैं, ना आप, ना दुनिया, ना पार्टिकल, ना एटम, ना कुछ, टाइम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब टाइम को तो छोड़ दें, टाइम की लग गई वाट। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, जो चीज हकीकी एग्जिस्टेंस रखती हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो बॉडीज हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नॉन ह्यूमन हो। इन सब में हम कॉजेस देखेंगे, टाइम को छोड़ दीजिए, इन सब में हम कॉजेस देखेंगे कि यहां पर इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। यहां नहीं हो सकता। कॉजेस में आप कह रहे हैं इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए कि कॉजेस से टाइम एग्जिस्ट करता है, टाइम की वजह से कॉजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा कि कॉजेस से। तो आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। टाइम के रिलेटिव होने का मतलब ये है कि मेरा टाइम अलग, आपका टाइम अलग, ना मैं ना आप, तो टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, अभी आपने बोला भाई, अभी आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू जस्ट सेड इट। मैंने कहा अगर स्पेस ना हो तो टाइम एग्जिस्ट ना करेगा। अभी आपने कहा कि कोई भी चीज अगर ना हो, कोई भी चीज अगर ना हो, चलो मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, स्पेस ना हो, अच्छा मैं कहता हूं चलो खाली स्पेस है,
ना मैं ना आप, कोई नहीं है, कोई इंसान, कोई चीज, कोई मखलूक नहीं है, बस खाली स्पेस है। तो फिर एग्जिस्ट करेगा टाइम। तो टाइम उसमें स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो ये टाइम कैसा रिलेटिव है भाई? रिलेशन को समझने के लिए मेरा और आपका होना जरूरी है नहीं? रिलेटिव नहीं हो सकता ना। हाँ जी, रिलेटिव नहीं हो सकता। तो भाई एक बात रख लो कि टाइम रिलेटिव है कि टाइम एब्सोल्यूट है। अगर टाइम रिलेटिव है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें हमारा होना जरूरी है, तभी तो हम समझेंगे कि रिलेटिव है। अच्छा, हमारा होना जरूरी है टाइम रिलेटिव होने के लिए। हाँ, रिलेटिव होने के लिए तो हमारा होना जरूरी है जी। अभी ताजा हो रही है सारी चीजें। जब रिलेटिव होने के लिए हमारा होना जरूरी है तो टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। अच्छा, समझ में आया? अब नहीं इतना मुझे ठीक है, मैं आपको इसको मैं एज अ सैटिस्फैक्टरी आंसर मानता हूं। आप कह रहे हैं टाइम की एग्जिस्ट करने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस जरूरी है, हमसे है टाइम, क्योंकि टाइम इन रिलेशन टू अस। रिलेटिव का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अस। टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं इसको बस खाली एक, मैंने तो 2 सवाल थे, एक सवाल तो आपने जवाब दे दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।